गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वीआईपी सिक्योरिटी। तो अभी आपको पता है कि पंजाब में एक बहुत रीनाउंड जो है प्लेबैक सिंगर का जो है असैसिनेशन हो गया है। तो इस केस में जो है वो वीआईपी सिक्योरिटी जो है वो न्यूज़ में आई है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने जिस दिन उस सिंगर की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया उसके नेक्स्ट डे ही जो है उस पर्सन की जो है असैसिनेशन कर दी गई। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि वीआईपी सिक्योरिटी टॉपिक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके सिक्योरिटी गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की, तो वो इसलिए हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वीआईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जो आपके इश्यूज़ हैं वो आपको इस टॉपिक में क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किसको ये सिक्योरिटी मिल सकती है। तो जनरली जो हाई रैंकिंग पोजीशन में होते हैं गवर्नमेंट में चाहे सिविल सोसाइटी में, तो उनको सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए क्योंकि वो हाई रैंकिंग पोजीशन में है, तो उनकी इसलिए इसका टर्म का नाम वीआईपी सिक्योरिटी जनरली यूज़ किया जाता है। कुछ इंडिविजुअल्स जो गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर, उनकी इमीडिएट फैमिली, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं सिक्योरिटी कवरेज के लिए बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनरली डायरेक्टली कभी भी इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है खुद इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑफ कोर्स देर आर सर्कमस्टांसेस जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास बहुत ही एक्शनेबल इंटेलिजेंस होती है कि इस इंडिविजुअल की लाइफ को जो है खतरा है, तो जो बहुत ही नेशनल लेवल पर जो लोग इंपॉर्टेंट हैं उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है स्टेट पुलिस फोर्सेस जो है वो ही इंपॉर्टेंट पीपल को रिकॉग्नाइज करती है बेस्ड अपॉन थ्रेट असेसमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की खुद की असेसमेंट होती है, उसके बेसिस पर ही सिक्योरिटी दी जाती है। और कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी क्रिमिनल को जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कन्विक्ट्स हैं या इनमेट्स हैं उनकी भी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है उन्हें। ठीक है। तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है अब हम ये देखते हैं। तो अगर तो हम सेंट्रल लेवल पर देखें, नेशनल लेवल पर देखें, तो होम मिनिस्ट्री जो है वो डिटर्मिन करती है कि किस लेवल की सिक्योरिटी किसी इंडिविजुअल को दी जाएगी। स्टेट लेवल पर ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अगर सेंट्रल लेवल की हम बात करें, तो जो आपकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जैसे आईबी और रॉ, वो नेशनल लेवल पर देखती हैं कि किस कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे आप मुकेश अंबानी जी को देख लो, तो उनके ऊपर थ्रेट असेसमेंट की गई थी 2013 में, तो उनको जो है सीआरपीएफ की सिक्योरिटी जेड कैटेगरी की मिली थी। ठीक है। लेकिन जनरली जो है स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट इंटेलिजेंस होती है वो एनालाइज करती है कि किस पर्सन को जो है थ्रेट असेसमेंट कितना है और उसको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। मोस्टली जो है ये सिक्योरिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये सिक्योरिटी कवर फ्री होगा। फ्री कवर किसी का लेना ये राइट नहीं है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी जी को भी जो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी जेड से कैटेगरी की मिली थी, उसके लिए उनको जो है 15 लाख रुपीज़ पर मंथ पे करने होते हैं। ठीक है। अब जो है सेंट्रल लेवल पर हम देखते हैं कि कौन सी फोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं। तो एक्चुअली तो एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है जो है वीआईपीज़ को। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर को तो एसपीजी प्रोटेक्ट करती है, बट जो अदर देन प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ये फोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है एनएसजी को वीआईपी प्रोटेक्शन का काम जो है वो अब उनसे ले लिया गया है बिकॉज ऑफ एनएसजी जो है वो आपके स्पेशल ऑपरेशंस के लिए उनको रिजर्व रखा गया है। तो जो होम मिनिस्टर है उनकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करती है। ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेवल पर स्टेट पुलिस जो है वो सिक्योरिटी देती है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हसदेव आनंद फॉरेस्ट। तो अभी जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैं उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट जो है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ जो है डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस की है बिकॉज ऑफ हसदेव फॉरेस्ट में जो है कोल माइनिंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अलाउ की है। ठीक है। तो अब ये इशू क्या है, तो एक्चुअली कोल माइनिंग जो है वो 1136 हेक्टेयर्स ऑफ कोल माइनिंग एरिया में जो है अप्रूव कर दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च में पारसा ईस्ट केटे बेसन कोल ब्लॉक में। ठीक है। अब ये आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरबा, सूरजपुर, सुजापुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट का एरिया बढ़ता है जहाँ पर माइनिंग को अलाउ किया गया। यहाँ से हसदेव रिवर जो कि आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी है वो भी गुजरती है।
तो एक्चुअली जो है 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव आरंत वो फॉरेस्ट है जहाँ पर प्रिस्टीन साल और टीक फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये तो इसलिए जो है राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये कोल माइनिंग जो अगर आप अलाउ करोगे तो इस फॉरेस्ट की जो प्रिस्टीन इकोसिस्टम है उसको जो है थ्रेटन होगा। ये इसका जो इकोसिस्टम है वो थ्रेटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया यूएस ट्रेड। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है सामने कि यूएस जो है अब इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया 2021-22 के फिगर्स में। ऑलमोस्ट 48% का जंप हमको देखने को मिला है इंडिया और यूएस के ट्रेड में। तो अब इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो 119.42 बिलियन के फिगर पे पहुंच चुका है। हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को करते हैं, $76.11 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। उनसे इम्पोर्ट हम 43.31 बिलियन का करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहे हैं यूएस के साथ ट्रेड में। वहीं अगर हम चाइना का देखें तो चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो 115.42 बिलियन लेवल पर है। और ट्रेड गैप जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, मतलब हम एक्सपोर्ट चाइना को कम करते हैं और इंपोर्ट उनसे ज़्यादा करते हैं, तो $72.91 बिलियन का जो है एक तरह से ट्रेड डेफिसिट है हमारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स जो है वो भी 29 मई को ऑब्जर्व किया गया। इस साल का थीम पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स था, ठीक है। तो अब जो है 1948 में जो है यूएन पीस कीपर्स जो हैं वो बनाए गए थे। तो लगभग 72 ऑपरेशंस में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 1 मिलियन पीस कीपर्स, यूएन पीस कीपर्स जो हैं वो ऐसे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट टोटल कर चुके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनको हम ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं। 1948 में इनको बनाया गया। जो कंट्रीज़ कन्फ्लिक्ट में हैं वहाँ पर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, पीस बिल्डिंग, इन सब कामों के लिए इनको जो है बनाया गया था। कंसेंट लेनी पड़ती है पार्टीज़ की, इम्पार्शियलिटी, और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही ये जो है फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो इनकी मैंडेट है उसको इन्फोर्स करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वरना ये जो है मोस्टली डिफेंसिव एक्शन में ही रहते हैं, ठीक है। ये पीस कीपिंग मिशन जो है कौन ऑथराइज करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स को जो है इवन नोबेल पीस प्राइज भी जो है 1988 में दिया गया था, ठीक है। सो अब थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं यूएन पीस कीपिंग के बारे में। तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है यूएन पीस कीपिंग में अपने ट्रूप्स का। यूएस ने आज तक कभी भी ग्राउंड ट्रूप्स जो है वो नहीं कंट्रीब्यूट किए हैं यूएन पीस कीपिंग में, लेकिन 27% ऑफ यूएन पीस कीपिंग बजट जो है वो यूएस ही देता है, ठीक है। ऐसे ही चाइना जो है उन्होंने 2500 ट्रूप्स जो है वो यूएन मिशंस में लगाए हुए हैं। लगभग 12% जो यूएन का बजट और 15% ऑफ पीस कीपिंग बजट जो है वो चाइना ही देता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून 2022। तो अब आपको पता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून केरला में 3 दिन पहले ही आ गया है। तो आईएमडी ने ये डिक्लेयर किया है। अब ये ऐसा चौथी बार हो रहा है 2010 के बाद, चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जो है मानसून जो है वो अपने समय से पहले ही आ चुका है। ऑफ कोर्स कुछ टाइम तो वीक रहेगा ऐसी प्रेडिक्शन की जा रही है, उसके बाद इट विल पिक अप द पेस, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून आपका जून एंड जो सितंबर का पीरियड होता है उसमें जो मानसून आता है, जो कि 70% ऑफ द रेनफॉल कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, जो कि अब आ गया है, ठीक है। सो ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब क्या होता है कि आईएमडी अनाउंस करता है, कुछ वो पैरामीटर्स देखता है कि कितनी रेनफॉल हो रही है कंसिस्टेंटली, एक डिफाइंड ज्योग्राफी पे, इंटेंसिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, उसके बेसिस पर जो है वो जो है आईएमडी ये डिक्लेयर करता है कि यह सब मानसून आ चुका है। अब मानसून की प्रिडिक्शंस कैसे की जाती हैं? तो मानसून नॉर्मल रहेगा, डेफिशिएंट रहेगा, या एक्सेस रेनफॉल होगी, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब पिछले 50 सालों का जनरली जो है एवरेज लिया जाता है कि कितनी बारिश होती है, उसके बेसिस पर जो है डिसाइड किया जाता है कि डेफिशिएंट रहेगा, एक्सेस रहेगा या नॉर्मल रहेगा। तो समझ लो, अब जैसे अभी जो लेटेस्ट फिगर के हिसाब से अगर 88 सेंटीमीटर्स तक की बारिश हो जाती है तो हम कहते हैं कि इंडिया में मानसून जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर उसके 90%, 88 सेंटीमीटर्स के 90% जो है उससे कम बारिश होती है तो हम कहते हैं डेफिशिएंट रेनफॉल है। एक 88% का 88 सेंटीमीटर्स का 110% अगर बारिश होती है तो या उससे ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं एक्सेस रेनफॉल हुई है। और अब अगर
96% से लेके 104% के बीच में जो बारिश होती है 88 सेंटीमीटर्स के, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेनफॉल रहा है उससे, ठीक है। तो प्रेडिक्शंस जो है आपका आईएमडी कैसे मार्क करता है, तो वो कुछ 6 प्रेडिक्शंस के जो है पैरामीटर्स को यूज़ करता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहा है, प्री मानसून रेनफॉल जो है साउथ पेनिनसुला में कितना कैसे कब आया है, कितना आया है। तो ऐसे बहुत सारे 6 जो हैं आपके टोटल मॉडल्स हैं, उनका यूज़ करते हुए प्रेडिक्शंस की जाती हैं, ठीक है। तो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स ये प्रेडिक्शन देता है, तो इसलिए हम उनके बारे में भी देखते हैं। 1875 में इनको बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ये आते हैं, ठीक है। सो वेदर फॉरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी का जो है काम इन्हीं को ही मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्ट नाइल वायरस। तो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अलर्ट पे है, क्योंकि एक 47 ईयर ओल्ड पर्सन जो है उनकी डेथ हो गई है वेस्ट नाइल वायरस की वजह से। तो ये फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ है इन द स्टेट जब 2006 और 2011 के बाद से। तो अभी वेस्ट नाइल वायरस के बारे में देखते हैं। तो एक मस्कीटो बॉर्न वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, फ्लेवी वायरस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, इसी से ही जापानीज एंसेफेलाइटिस भी होता है। तो क्यूलेक्स स्पीशीज़ ऑफ मस्कीटोज जो हैं वो इसके वेक्टर्स होते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इस वायरस को पीपल टू पीपल में। ट्रांसमिशन मोस्टली इन्फेक्टेड मस्कीटो से होती है और ब्लड ट्रांसफ्यूशन से भी हो सकती है, ठीक है। जनरली डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक तो ऑब्जर्व नहीं की गई है, और इसमें मोस्टली जैसे आपका कोविड में था कि 80% ऑफ द पीपल जो है वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन जो 20% केसेज हैं उनमें जो है सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं। वही आपके जो वायरल सिम्टम्स होते हैं, फीवर, हेडेक, फैटीग, बॉडी एक, नोजिया, रैश या स्वॉलन ग्लैंड्स, ठीक है। सो प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? ऑफ कोर्स मस्कीटो बाइट से बचकर ही आप अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल एआई पोर्टल। तो अभी 28 मई को सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की। इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और आईटी इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। तो रादर मतलब नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्होंने, और आईटी एंड नासकॉम जो है उन्होंने नासकॉम ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको जो है वो जॉइंटली रन करते हैं इस पोर्टल को। ये एक वन स्टॉप शॉप है या वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑल एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हो रही हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर पाते हैं, केस स्टडीज़ रख पाते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स डाल पाते हैं। तो एक तरह से एआई से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री में हो रही है वो इस नेशनल एआई पोर्टल पर डाली जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीस टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is VIP security. So recently a renowned Punjabi singer was shot dead in Punjab's Mansa district by certain gangsters. So why this VIP security topic has come into news is because the state government withdrew his security cover, and the very next day he was assassinated by the criminals. Okay, so while we are discussing this VIP security, we should know that it is the duty of the state to protect the lives of its citizens. It is the primary duty of the state. So based upon that, VIP security is given. Okay, so generally it is given to high-ranking officers or people holding high-ranking positions in the government or civil society. That's why the term VIP security is used. Okay, certain individuals, because of their rank, like the Prime Minister, Home Minister, National Security Advisor, they are automatically eligible for this security coverage. Generally, the central government does not get into the business of protecting individuals directly. Of course, there are exceptions in certain cases, like there could be people who are important at the national level, so that's why they are given special protection by the central government itself. And there is also generally this security cover is given by the state governments, and there is no legal restriction on the government that if the state government can provide security cover to a criminal. Okay, so because it is the responsibility of the state to protect the lives of inmates and convicts also. Okay, so what is the process? So at the national level, Ministry of Home Affairs determines the level of security at the national level, and at the state level, of course, the state government determines the level of security which will be given to the people based upon the threat assessments. So at the national level, the intelligence agencies like the IB and RAW, they determine the level of threat that an individual has, and based upon that, this threat assessment, the individual is given the security by the central forces. And
At the state level, similar state intelligence departments at the state level determine the level of security that has to be given to the concerned person, and the state generally bears the cost of security that the government gives to the people. Okay, but it is not always the case, because free cover is not a right of an individual. Certain people, even if they are given the security by the state, they have to pay for that. Like Mukesh Ambani was asked to pay for the CRPF cover that he has received. In the form of Z security, Z category security. So he has to pay 15 lakh per month for the CRPF security. There are forces. What are the forces which are involved in this security? So NSG, CRPF, and CISF are involved at the level of central government to protect VIPs other than the Prime Minister. Of course, the Prime Minister is given the SPG security, and at the state level, the state police offers the security. Okay, so that is how the what the eligibility, the process, and the forces which are involved at the for the security cover or the VIP security cover. So the next topic is Hasdeo Aranth Forest. So Congress leader Rahul Gandhi has recently expressed his disagreement with the decision of Chhattisgarh government to allow coal mining in Hasdeo forest area. So what is this issue? So state government in March gave a go-ahead for coal mining in an area of 1136 hectares under the second phase of Parsa East Kete basin coal block. Okay, so this forest area belongs to the northern part of Chhattisgarh. It is very famous for its biodiversity and its coal deposits. This forest falls under the Korba, Sujapur, and Sarguja districts, which is also having sizable tribal population. This Hasdeo River, which is a tributary of Mahanadi, flows through this forest. And in 2021, a report was given by Indian Council of Forestry Research and Education, and it termed that this forest area, is largely unfragmented forest of central India, and it also consists of pristine sal and teak forests. Okay, that's why it is very important in terms of biodiversity. The next topic is India-US trade. This topic is important because this is a very new development and it has been unexpectedly spawned up. So what has happened is that US has surpassed China to become India's top trading partner in 2021-22. It reflects the growing economic ties between India and US. The trade between the two countries have now stood at $119.42 billion, and we are exporting about $76.11 billion, and we are importing $43.31 billion of merchandise or services from the US. So we are currently enjoying trade surplus with the US. Okay, whereas if we compare it with China, then we have a trade with China of about $115.42 billion, and that we have a trade gap, that is the trade deficit with China, because we are importing more and exporting less. Okay, so almost $72.91 billion of trade gap is there with China. And this development has come as a positive signal between India and US trade relationship. So the next topic is International Day of UN Peacekeepers. So International Day of UN Peacekeepers was recently observed, and on this very day, the theme was People, Peace, Progress, the Power of Partnerships. Okay, so these UN peacekeepers are also called blue helmets because they generally wear blue helmets. So almost 1 million UN peacekeepers have participated in 72 operations, UN peacekeeping operations, since the year 1948, when this UN peacekeeping was found. Okay, so of course it was found in 1948, and the purpose of UN peacekeeping is to provide security, political, and peace building support to the countries who are under conflict. These missions or peacekeeping missions are authorized by the UN Security Council, and the UN peacekeeping force was also a winner of Nobel Peace Prize in the year 1988. Certain facts, important facts are there for UN peacekeeping also. Like India is the fifth largest contributor to the UN peacekeeping presently. India has also remained at the top spot in terms of troop support also previously, but now it is the fifth largest contributor. Similarly, US has never contributed any ground troops to UN peacekeeping, but it has contributed 27% of the UN peacekeeping budget. China has contributed troops, and it also forms about 15% of the peacekeeping budget.
Okay, so the next topic is monsoon 2022. So this topic is important for the geography section. So southwest monsoon in Kerala has arrived 3 days before its normal onset date of June 1, and IMD has declared that the onset of monsoon now. So, which monsoon is this? Of course, this is the southwest monsoon season, which occurs between the June and September period. So, this 4 month period accounts for more than 70% of the country's annual rainfall. And based upon the consistency of rainfall over a defined geography, wind speed, and intensity of rainfall, the IMD declares the onset of monsoon in India. So, how these predictions are made? IMD considers a normal or deficient or excess rainfall in India based upon a criteria. So, they take a long period average. Let's suppose that they take a 50-year period average of how much rainfall the country has received. So, at present, it comes out to be 88 centimeters. It means that in the last 50 years, India has received on an average 88 centimeters of rainfall each year. Okay, so if in an year, let's say in 2022, if the rainfall is 90% below this 88 centimeters of rainfall, then we would consider it to be a deficient rainfall period. If this amount is 110% or more than the LPA, that is the 88 centimeters figure, then we would consider it to be excess rainfall fall year. And if it is between 96% to 104% of LPA, then we would consider it as a normal monsoon period. Okay, so these predictions are not made just out of the box. They are made using 6 models, like what is the minimum temperature over northwest India, the pre-monsoon rainfall peak over South Peninsula, and so on. Okay, so these 6 prediction models are used by the IMD to make predictions about monsoon in India. Okay, so what is this Indian Meteorological Department? Of course, it was established in 1875 and it falls under the Ministry of Earth Sciences, and it is responsible for meteorological observations, weather forecasting, and seismology in India. So the next topic is West Nile virus. So recently, a case has surfaced in Kerala where the death of a 47-year-old from Thrissur has been witnessed due to West Nile virus. Okay, so this virus is a mosquito-borne virus. It belongs to the flavivirus family, and it also belongs to the Japanese encephalitis family of Flaviviridae. Okay, so the Culex species of mosquitoes, they act as vector, and they transmit this virus to among the people, and it is basically transmitted by infected mosquitoes. It can also transmit itself through the blood transfusion, but there has been no direct human-to-human transmission as of yet. Mostly the people who are suffering from this virus, the infected people, they remain asymptomatic. Almost 80% of the infected people are asymptomatic, but the rest of the 20% people, they exhibit symptoms like fever, headache, fatigue, etc., which are normal in any viral disease. Okay, so how it can be prevented? Of course, by protecting oneself from mosquito bites. This is the only solution how you can protect yourself from this West Nile virus. Okay, so the next topic is National AI Portal. So recently, the National AI Portal has celebrated its second anniversary on 28th of May. It has been jointly developed by the government of India and the IT industry, that is the Ministry of Electronics and IT industry. So specifically, the National E-Governance Division of Ministry of Electronics and IT and the NASSCOM, they have jointly developed, and they are jointly running this portal. And this portal is basically a one-stop digital platform for all the AI related, artificial intelligence related developments in India. This portal allows sharing of documents, case studies, research projects, etc., reports, etc., so that every researcher or anyone who is interested in AI can just go on this portal and get to know about the status of the development of AI in the country. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.